अल्पसंख्यक आयोग, राजभाषा आयोग, वहीं अंतर्राज्यीय विकास परिषद के बारे में दोस्तों हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं अंतर्राज्यीय विकास परिषद के बारे में। दोस्तों केंद्र तथा राज्यों के मध्य अथवा विभिन्न राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किया गया है। वहीं इस परिषद के द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच तथा केंद्र राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना एक प्रमुख कार्य है। इस परिषद का संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी इसका गठन सन 1990 में किया गया तथा इसकी पहली बैठक अक्टूबर 1990 को आयोजित की गई थी। इस परिषद में प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 अन्य कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अतिरिक्त सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या प्रशासक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग जो है उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। जनवरी 1978 में भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को बनाए रखने के लिए एक संकल्प द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। वहीं दोस्तों अब इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान हो गया है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए हम लोग जान लेते हैं राज्यसभा आयोग के बारे में, राजभाषा आयोग के बारे में। दोस्तों राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सर्वप्रथम 1955 में राजभाषा आयोग जो है उसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। खेर ने अपना प्रतिवेदन 1956 में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधानमंडल को राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। संविधान की 8वीं भारतीय राज्य में राजभाषा के रूप में 22 भाषाओं की सूची दी गई है। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 द्वारा किन्हीं 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाल को तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली एवं डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1956 है। वहीं अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। भारत के जम्मू कश्मीर में उर्दू के प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। वहीं उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों,
अब चलिए हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। कार्यकाल परिषद बी के देखें तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान की अधिकार नहीं है। अर्हताएं जो है दोस्तों उसके बारे में जान लेते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, निर्वाचन के समय वह किसी लाभ के पद पर न हो, राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति का वेतन जो है दोस्तों 4 लाख रुपए प्रति माह होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन। वहीं दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होती है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है तथा वो अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य से मिलकर बनने के लिए वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है पद्धति के अनुसार एकल संकरणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। वहीं उपराष्ट्रपति को उसके पद राज्य परिषद तथा राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों संघीय व्यवस्थापिकता यानी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में भी जान लेते हैं। संघीय व्यवस्थापिकता क्या होती है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल में राज्यसभा के सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। गैर निर्वाचित व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 मास के अंदर किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा। जी हाँ दोस्तों, संसद के किसी भी सदन के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मंत्री होते हैं। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का अंग होता है। वहीं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित का पदच्युत कर सकती है। वहीं कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को परिषद है, जबकि मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। वहीं भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्व विवेक का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी।
वर्तमान प्रधानमंत्री सहित 77 है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य निम्न है जो इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना, मंत्रिमंडलों की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार और वितरित करना, विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना,